हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जिस नए टॉपिक से जुड़ रहे हैं वो है दक्कन सल्तनत की रियासत बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत की वो रियासत जो 1347 सी में स्थापित हुई और बहमनी रियासत के नाम से 1347 से लेकर के 1527 सीई तक स्थापित रही। तो इसका समय है 1347 टू 1527 सीई, ये इसका समय है। इसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 मुख्तलिफ सल्तनतों में बट गया, उसको हम चर्चा करेंगे आगे। संयुक्त बहमनी साम्राज्य इस दौरान था। बहमनी साम्राज्य के इतिहास को समझने के लिए थोड़ा अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वहाँ पर छोटी छोटी रियासतें थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय और उसके बाद मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत के शासकों ने दक्षिण में अभियान आयोजित किए। अलाउद्दीन का वारंगल अभियान, देवगिरी अभियान आपने पढ़ा है। उसने केवल लूटपाट की और वापस आ गया। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कि दक्षिण भारत में साम्राज्य को स्थापित किया और उसको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दक्कन पहली बार कब जुड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक इसने दक्कन को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया और इसने प्रशासनिक विभाजन इस तरह से किए कि 100 गांवों की प्रशासनिक इकाइयां बनाई और उसे कहते थे अमीरन ए सदा। अमीरन ए सदा, सदा मीन्स 100, तो 100 गांवों का जो प्रशासनिक प्रमुख होता था उसको ये पद दिया जाता था। कई बार इसको सदा अमीर भी कहते थे। सदा अमीर या अमीरन सदा। इस तरह दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया और उसको प्रशासनिक नियंत्रण के लिए 100 गांवों में विभक्त कर दिया गया। एक प्रकार से छोटे छोटे प्रांत बना दिए गए और इनके अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी से राजधानी को फिर से वापस दिल्ली ले आया, उसके बाद दक्षिण भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का नियंत्रण कमजोर हो गया और जो तुगलक साम्राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी थे वो दक्षिण भारत के पदाधिकारियों के साथ उनका धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगा। परिणाम ये हुआ कि जो दक्षिणी मुसलमान थे, जो दक्षिण भारत के मुसलमान थे, उनमें और जो मोहम्मद बिन तुगलक के पदाधिकारी थे उनमें मतभेद बढ़ते चले गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि दक्षिणी जो सल्तनत के अमीर थे उन अमीरों ने ये सोचा कि जो दौलताबाद है, दौलताबाद राजधानी एक समय में रहा मोहम्मद बिन तुगलक का, दौलताबाद को केंद्र बना करके दक्षिण भारत को तुगलक साम्राज्य से स्वतंत्र करा लिया जाए। और इसके लिए जो दक्षिणी अमीर थे, जो दक्कन प्रांत के अमीर थे, वो प्रायः विदेशी मुसलमान थे या ऐसे मुसलमान जो शिया लोग थे। उसमें से ज्यादातर विदेशी मुसलमान या शिया लोग थे और इनको अफाकीज कहा जाता था। और जो सुन्नी मुसलमान थे उनको दक्कनीज। तो दो तरह के मुसलमान थे, अफाकीज और दक्कनीज। दक्कनीज में सुन्नी मुसलमान आते थे और इसमें ईसी आते थे। तो इन दोनों में मतभेद शुरू से था। तो दक्षिण के जो अमीर थे उन अमीरों ने क्या किया कि षड्यंत्र करके दौलताबाद को केंद्र बना करके उसे तुगलक साम्राज्य से स्वतंत्र करने के लिए इन्होंने प्रयास किया और उसके लिए नसीरुद्दीन
इस्माइल शाह, नसीरुद्दीन इस्माइल शाह नाम के व्यक्ति को उन्होंने सुल्तान घोषित कर दिया। नसीरुद्दीन इस्माइल शाह काफी ओल्ड एज का था, बूढ़ा था, तो इसको अमीरों ने शाह घोषित तो जरूर कर दिया और दौलताबाद को राजधानी घोषित कर दिया। कब? 1347 ईस्वी में। लेकिन इस्माइल शाह अपनी अवस्था के कारण वो सुल्तान का पद स्वीकार नहीं किया। अब ऐसे समय में उद्घोषणा तो हो गई सुल्तान की, दक्कनी मुसलमानों ने विद्रोह भी कर दिया। अब प्रश्न ये आया कि किसको गद्दी पर बैठाया जाए। इस्माइल शाह गद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं था, उसकी अवस्था उसे साथ नहीं दे रही थी। ऐसी स्थिति में उन दक्कनी मुसलमानों ने हसन गंगू, जिसका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसको गद्दी में बैठाया। संक्षेप में उसे हसन गंगू के नाम से जानते थे। पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। जब वो शासक बना तो उसने इस नाम से उपाधि धारण की। अब इसको गद्दी पर बैठा दिया गया। 1347 सीई तारीख थी 3 अगस्त। तो 3 अगस्त 1347 सीई को ये गद्दी पर बैठ गया। कुछ लोग कहते हैं कि हसन गंगू, इसने एक गंग नामक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी की थी प्रारंभिक जीवन में, और उस गंग नामक ब्राह्मण ने इसको राजा होने की भविष्यवाणी की थी। इसलिए जब ये शासक बना तो इसने बहमन शाह की उपाधि धारण की। और इसको सामान्य लोग नहीं, इतिहासकार फरिश्ता ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि हसन गंगू प्रारंभिक दिनों में एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी में था, और उस हसन गंगू ने उस गंग नाम ब्राह्मण के नाम पर बहमन शाह की उपाधि धारण की। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने ये सिद्ध किया है कि ऐसी कहानी नहीं है। वास्तव में बीर बहमन शाह ईरान का एक महान योद्धा था, और उस बीर बहमन शाह के नाम से हसन गंगू ने अपने आप को जोड़ा, उसके वंश का होने का दावा किया, इसलिए उसने बहमन शाह की उपाधि ली। अब बीर बहमन शाह कौन था? जो ईरानी लोक कथाओं में वहाँ के वीरों का उल्लेख मिलता है। इसफंदिया नाम का एक वीर योद्धा जिसका की वर्णन है, उसका नाम है इसफंदिया। ये वहाँ का एक हीरो है, वीर नायक है। इसका बेटा था बीर बहमन शाह। तो बीर बहमन शाह का संबंध इसफंदिया नाम के वीर नायक के परिवार से था, तो इसलिए हसन गंगू ने अपना संबंध उस परिवार से जोड़ते हुए बहमन शाह की उपाधि ली। आज ये विचारधारा ज्यादा मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार ईरानी वीर से अपने वंश की उत्पत्ति को जोड़ते हुए इसने बहमन शाह की उपाधि धारण की, और 1347 से लेकर के 1358 तक इसने शासन किया। ये इसका शासन का समय काल रहा। इस दौरान इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई, जो कर्नाटक में है। गुलबर्गा राजधानी रही। चूंकि ईरानी विचारों से प्रभावित था, इसलिए राजकाज की जो भाषा थी पर्शियन, फारसी और दूसरी भाषा के रूप में मराठी, ये प्रशासनिक भाषा के रूप में इस्तेमाल की गई।
इस्लामी विचारों से ज़्यादा प्रभावित था, धार्मिक विचारों से प्रभावित था। इसके अतिरिक्त राज्य में जो दूसरी भाषाएं प्रयोग की जाती थी उसमें दक्षिणी उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, इन भाषाओं का भी प्रयोग हो। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने साम्राज्य को विस्तार दिया। पहला शासक था, इसने पूरी शक्ति से बहमनी साम्राज्य को स्थापित किया, साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य को विस्तृत करके इसने उसको प्रशासनिक विभागों में बांटा। 4 तरफ बनाए गए, जो प्रांत होते थे उनको तरफ कहते थे। 4 तरफ बनाए गए और जो तरफ के अधिकारी होते थे उनको कहते थे तरफदार। जैसे आगे चल करके मुगलों के समय सूबेदार होते थे, अलग अलग सूबे होते थे, तो एक प्रकार से प्रांत स्तर की इकाई तरफ थी और उसका अधिकारी होता था तरफदार। तो कौन से 4 प्रांत थे? गुलबर्गा, जो राजधानी स्वयं थी, दौलताबाद, बीदर और बरार, ये 4 प्रांत थे। इस प्रकार इसने साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन करके प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया और साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में बेनगंगा से लेकर के कृष्णा नदी तक और पूर्व में भुवनगिरी से लेकर के पश्चिम में दौलताबाद तक। आइए जरा इसको मानचित्र पे देखिए। बहमनी साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार उत्तर में बेनगंगा नदी से लेकर के दक्षिण में कृष्णा तक, भुवनगिरी से लेकर के दौलताबाद तक का क्षेत्र बहमनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपना पहला अभियान अपनी पड़ोसी रियासत वारंगल के खिलाफ किया। इसने 1350 सीई में वारंगल के खिलाफ युद्ध किया और वारंगल को इसने पराजित किया। कौप्य नायक के ऊपर आक्रमण करके इसने पराजित किया कौप्य नायक को, साथ ही साथ कोलस का किला भी जीत लिया। तो वारंगल पर आक्रमण किया, कौप्य नायक को पराजित किया और कोलस का जो किला था, जो दुर्ग था, उसको इसने जीत लिया। बहमनी साम्राज्य की पड़ोसी रियासतें वारंगल, विजयनगर, तो इनका युद्ध बार बार इन रियासतों के साथ होता रहा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने वारंगल को सफलतापूर्वक जीता, कौप्य नायक को पराजित किया। ये अपने सहधर्मियों के साथ तो बड़ा न्यायपूर्ण था, लेकिन वैसे ये इस्लामिक नियमों से, इस्लामिक कानूनों से, इस्लामिक विचारों से ज़्यादा प्रभावित था। 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हुई। तो पहला शासक था जो 1347 से लेकर के 1358 11 फरवरी तक इसने शासन किया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम ये इसका उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद शाह प्रथम का समय फरवरी से चालू हुआ 1358 से लेकर के 1377 तक। 20 वर्ष का शासन रहा, लेकिन कोई बड़ा उल्लेखनीय कार्य इसके समय में नहीं हुआ। मोहम्मद शाह नाम के 3 शासक हुए। तो मोहम्मद शाह पहला जो 1358 से लेकर के 1377 तक रहा, 1377 से लेकर के 1377 से लेकर के 1397, ये जो 20 वर्ष का कालखंड है, इस दौरान 5 शासक हुए। मुजाहिद शाह हुआ, दाऊद शाह हुआ और उसके बाद मोहम्मद शाह सेकंड हुआ।
कौन कौन? मुजाहिद शाह, दाऊद खां और मोहम्मद शाह सेकंड। इसके अतिरिक्त दो और शासक भी रहे थोड़े समय के लिए, कुछ कुछ महीनों के लिए। तो इस कालखंड में 5 शासक हुए, लेकिन वो भी कोई विशेष उल्लेखनीय काम नहीं कर पाए। तो 1358 से लेकर के 1397 तक का जो समय है वो ऐसे शासकों का समय है जो किसी विशेष उल्लेखनीय काम के लिए नहीं जाने गए। 1397 में जो शासक हुआ वो बहमनी साम्राज्य का एक उल्लेखनीय शासक था। उसका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से लेकर के 1422 सीई तक 25 वर्षों का लंबा कालखंड इसने शासन किया और इसने अपने शासनकाल में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां भी अर्जित की। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने अपनी पड़ोसी रियासत बहमनी साम्राज्य के साथ भी युद्ध किया, केरला के शासक नरसिंह राय को पराजित किया, वहाँ के मंदिरों को, राज्य को लूटा, काफ़ी सोना चांदी लूट करके लाया। केरला के शासक नरसिंह राय को अपनी पुत्री का विवाह भी ताजुद्दीन फिरोज शाह के साथ करना पड़ा। इसने बरार को पराजित किया, बरार को जीता। 1398 में, 1398 में और 1408 में इसने 2 बार विजयनगर साम्राज्य को ही पराजित किया। तो केरला के गौड़ शासक नरसिंह राय को पराजित किया, बरार के शासक को पराजित किया, विजयनगर साम्राज्य के शासकों को 2 बार इसने पराजित किया। तो इसने निरंतर उल्लेखनीय उपलब्धियां जीत पे जीत प्राप्त करता रहा। इसके अतिरिक्त एक बहादुर शासक के साथ साथ सांस्कृतिक विचारों से भी बहुत ही संपन्न था। ये कवियों का बड़ा संरक्षक था, स्वयं कवि था, बहुत अच्छा सुलेखक था, न्याय शास्त्र का ज्ञाता था, कुरान का ज्ञाता था, प्राकृतिक विज्ञान का ज्ञाता था, खगोल विज्ञान में इसकी बड़ी रुचि थी और इसलिए इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। तो खगोल विज्ञान में रुचि होने के कारण इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई जहां से ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। तो कई सांस्कृतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति भी था। इसके समय में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भी नौकरियां दी गई, तो प्रशासन में ब्राह्मणों को भी स्थान दिया गया। किंतु हुआ क्या कि 1420 में विजयनगर साम्राज्य के साथ तो इसके संबंध ठीक थे नहीं। विजयनगर साम्राज्य का शासक था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के हाथों इसकी पराजय हो गई, ताजुद्दीन फिरोज शाह की पराजय हो गई। देवराय प्रथम ने इसको 1420 में पराजित कर दिया। ताजुद्दीन फिरोज शाह जब विजयनगर साम्राज्य के शासकों के हाथ पराजित हो गया तो इसके विरोधियों को मौका मिल गया। इसका विरोधी था अहमद शाह वली, उसका नाम है अहमद शाह वली। इसको शासन करने का मौका मिल गया। ताजुद्दीन फिरोज शाह को हटा दिया गया, अहमद शाह वली शासक बन गए और 1422 से लेकर के 1435 तक इसने शासन किया। इसका कालखंड है 1422 से लेकर के 1435 सीई। इसके नाम में आप देख रहे हैं वली। वली इसलिए जोड़ा गया, वली कहते थे उत्तराधिकारी को। तो एक दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे, सूफी संत गेसु दराज। गेसु दराज के ये प्रमुख अनुयायियों में से थे, उनके उत्तराधिकारी जाने जाते हैं, इसलिए इनके साथ वली शब्द जोड़ा गया। तो संत गेसु दराज जो सूफी संत थे
उनके वली के रूप में इनको जाना जाता था। तो अहमद शाह वली शासक के साथ साथ सूफी विचारों से भी प्रभावित थे और इन्होंने 1435 तक शासन किया। अहमद शाह वली के समय में दो उल्लेखनीय कार्य हुए। एक तो इसके समय में वारंगल पर फिर से आक्रमण किया गया, वारंगल पर आक्रमण, और दूसरी चीज हुई राजधानी परिवर्तन। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय में राजधानी किसको बनाया गया था? गुलबर्गा को। अब इसने राजधानी कहां बना दी? राजधानी बीदर बनाई गई। तो गुलबर्गा से राजधानी का परिवर्तन 1425 में अहमद शाह वली के समय में हुई। 1425 में राजधानी का परिवर्तन हो गया, गुलबर्गा से राजधानी बीदर चली आई। इसके बाद कौन से शासक हुए उनको देखते हैं। अहमद शाह वली के बाद अहमद शाह का समय है आपको हमने बताया था 1422 से लेकर के 1435 सीई। इसके बाद अलाउद्दीन सेकेंड, पहला शासक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, दूसरा अलाउद्दीन सेकेंड 1435 से लेकर के 1457 सी। उसके बाद हुमायूं शाह, हुमायूं शाह का समय है 1458 से लेकर के 1461 सी। हुमायूं शाह के बाद है निजाम शाह, और निजाम शाह के बाद है मोहम्मद शाह थर्ड। दो पहले मैं बता चुका हूं। इनका समय देखिए 1461 से लेकर के 1463 सीई और 1463 सीई से लेकर के 1482 सी। मोहम्मद शाह थर्ड, ये दोनों मोहम्मद शाह के बेटे थे। निजाम शाह और मोहम्मद शाह थर्ड दोनों हुमायूं शाह के बेटे थे। मोहम्मद शाह थर्ड के बाद महमूद नाम का व्यक्ति शासक बना, महमूद शाह। और इसके बाद दो अन्य शासक हुए जो बहुत कम समय के लिए रहे। अंतिम शासक बहमनी साम्राज्य का जो था वो था कलीमुल्ला शाह। जिसकी 1527 में मृत्यु हो गई और उसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 रियासतों में बंट गया। तो संयुक्त बहमनी साम्राज्य जो 1347 से चला वो 1527 तक रहा और इसका आखिरी शासक था कलीमुल्ला शाह। ये समस्त शासकों का विवरण आपको मिल गया। ताजुद्दीन फिरोज शाह और उसके बाद अहमद शाह वली, ये प्रमुख शासक थे जिनके के समय में कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए। हुमायूं शाह, निजाम शाह, मोहम्मद शाह, ये 3 शासक ऐसे हैं जिसके समय में भी बहमनी साम्राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की, लेकिन उसका श्रेय उस समय बहमनी साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री था महमूद गवा को जाता है। तो ये समय महमूद गवा का है जो कि एक शिया था
फारस से आया था, व्यापारी था और बहमनी साम्राज्य में आकर के उसने व्यापारियों के मुखिया हुमायूं शाह ने उसको मलिक उल तुज्जर की उपाधि दी थी। मलिक उल तुज्जर की उपाधि से प्राप्त करके वो खाने जहां वजीर के पद तक पहुंचा। तो हुमायूं शाह के समय में उसे व्यापारियों का मुखिया मलिक उल तुज्जर, इसका अर्थ होता है व्यापारियों का मुखिया, और बाद में खाने जहां की उपाधि से नवाजा गया जो वजीर का पद था। तो महमूद गवा ने इस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की और इन 3 शासकों के समय में उसने अपनी बहुत निष्ठापूर्ण सेवाएं बहमनी साम्राज्य को दी। 1461 से लेकर के 1481 तक का जो 20 वर्ष का समय है यह महमूद गवा का है। 1461 से लेकर के 1481 सी, इस 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां बहमनी साम्राज्य ने अर्जित की उसका बहुत कुछ श्रेय महमूद गवा को है। महमूद गवा के कुछ कार्य क्या थे उसको पढ़ लीजिए। कई बार पूछा जाता है कि महमूद गवा का क्या योगदान था। ओके, देखिए